चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी के प्रति आप अग्रसर होंगे। और तैयारी बेहतर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बार सफलता लेना है और माँ बाप का नाम और अपने गांव क्षेत्र का नाम और अपना खुद का नाम रोशन करना ही पड़ेगा। कब तक आप बेरोजगार बैठोगे? कब तक आप तैयारी करते रह जाओगे? तो आज रखिएगा, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग विश्वास करना और पढ़ने का प्रयास करना। बिल्कुल मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, ना अपना। तो आपका मेरा सब समय कीमती है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक 100% एनालिसिस चल रहा है, बिल्कुल सही सटीक। और प्रश्नों को हम देखकर, विद्यार्थी से बातें कर कर समझ कर ही आपको प्रश्न दिखा रहे हैं। अगर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे तो आप लोग बोल दीजिएगा, या नहीं आ रहे तो हम बता दें आपको। जीके जीएस, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और रियल एनालिसिस चल रहा है। तो आप देखना चाहते हो, याद रखें, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की बात कर रहे हैं हम। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। एक बार जरूर करना, तीनों पोर्शन। और आपको पता है पूरा पूरा 100 नंबर का प्रश्न आ रहा है। तो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके जीएस नहीं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो जिनका एग्जाम 28 तारीख को है, 29 अगस्त को है, 1 सितंबर को है, 2 को है, 3 को है और आने वाले लास्ट दिन तक है, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए, अब लेके चलते पहला प्रश्न को। और आपको हम इस वीडियो के माध्यम लगभग लगभग हमने आपके लिए इस वीडियो में 12 प्रश्न लिया, ठीक है। और सभी प्रश्न आपको बहुत बेनिफिट देंगे। चलिए, और पहला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब 6 संख्याओं का एवरेज 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? इतना इजी है, बिल्कुल पेन नहीं लगाना है, पेन नहीं लगाना इसमें हल। देखो, होमवर्क ना देंगे तुम बनाओगे नहीं, ना बताओगे। इतना इजी प्रश्न है, देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। सभी संख्याओं का औसत 18 हो गया, मतलब सभी संख्या 18 18 हो गई। अब प्रत्येक संख्या में जब 5 की वृद्धि करोगे तो भाई हमने बोला औसत 18 है, इसका मतलब सभी संख्याएं अब 18 18 बन चुकी हैं। तो हर संख्या का मान 18 हो गया है, उसमें 5 की वृद्धि करो ना मेरे भाई, 23 बनेगा। यही आपका राइट आंसर है। बताओ, कितना इजी था ना? पहले एवरेज 18 था, अब नया हो जाएगा 23। बस कुछ नहीं करना है। गुणा बोलेगा तो गुणा कर दीजिएगा, जोड़ना घटाना कई बार जो बोलता है। जैसे 5 की वृद्धि हो गई तो हमने जोड़ दिया 5, 5 की कमी हो गई तो 5 घटा देते, 5 का गुणा कर दिया जाए तो नया क्या होगा, 5 का भाग लगा दिया जाए तो नया क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो पहले का रहता है एवरेज उसमें ही कम करना है तो कम करो, ज़्यादा ज़्यादा भाग तो भाग, गुणा तो गुणा, और वर्ग तो वर्ग कर दीजिए। बस हो गया ना इतना। हाँ, मेरे ख्याल से जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, थोड़ा हटीला सा, हटीला नहीं है वो, बस आपके ऊपर समझने के ऊपर निर्भर करता है। अभी तक हम आपको बता दें, लगभग लगभग सभी चीज़ों का मैं वीडियो बना रहा हूँ, और हम भाई आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप चिंता ना करो। चलिए, और नहीं फायदा देगा जरूर बोलना। आगामी शिफ्टों में, तारीखों में जिनका पेपर है, देखना भूलें वरना पछताना पड़ सकता है। निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एवरेज का प्रश्न आ रहा है, आएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 104, 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 104 से 8 बचे और 133 से 5 बचे। बस अब ये बताओ, ये आपको प्रश्न दिख रहा है, ये आपका संख्या पद्धति का है, ठीक है? नहीं है, ये आपका एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है। तो सीधी बताओ आपको मैं, ये एचसीएफ का प्रश्न है। हाई कॉमन फैक्टर, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आराम से निकाल पाओगे। हमें ऐसी संख्या पूछ रहा है, हम आपको सीधी बात बताएं, 104 आपके पास है और आपके पास 133 है, ठीक है। इनमें से कुछ नहीं करना है, जितना शेषफल बच रहा, इसमें 8 बच रहा शेषफल, अगर हम 8 कम कर देते हैं मतलब 8 ज़्यादा है, ऐसी संख्या जो ऑप्शन में है उस संख्या से भाग देने पर क्या होता है, हमें 104 हम भाग देंगे तो 8 बचेगा, मतलब 8 ज़्यादा है। हमने कहा वो संख्या 96 होगी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर वही हमें कह रहा 5 ज़्यादा है, ये बताओ 5 ज़्यादा मतलब क्या हो रहा भाई? बताओ जरा क्या होगा। चलिए, तो हमने कहा भाई जब 5 ज़्यादा हो रहा है, शेषफल बच रहा है, तो 5 कम कर दो।
128 आएगा। मतलब वो संख्याएं हमारे पास 96 है, 96 और 128 है। ये संख्या ऐसी है जो ऑप्शन से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, समझे? याद रख, बस हो इतना करना है। अब 96 और 128 है। अब आपको पता ही होगा, इनका कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ एसएफ निकालना है बस। और एसएफ निकालने का कॉन्सेप्ट ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं है। अंतर विधि आप जानते होंगे। अंतर जो आएगा, अगर वो संख्या इन दोनों को विभाजित कर दे, आपको बता दें 128 और 96 का अंतर आप खुद देखेंगे तो 32 आएगा। और जो अंतर आता है वो अंतर इसे विभाजित कर दे रहा है और इसे भी कर रहा है, मतलब वही एचसीएफ है और वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। जब भी एचसीएफ का प्रश्न आए, शेषफल बोलेगा, तो मूल संख्या जो भी दिख रहा है आपको उनमें घटा दीजिएगा और जो शेष जो जानकारी आ रही है एचसीएफ निकाल लो बस। इसका हम 96 बनाया, इसका हमने 128 बनाया, जो भी शेषफल बचेगा घटा लो, घटा लो, जो नया डाटा आएगा एसएफ निकाल लो, वही आपका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और भी ऐसे प्रश्न हम करवा चुके पहले भी, याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये प्रश्न याद रखिएगा, पहला हमें एवरेज का प्रश्न मिला, सेकेंड एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न मिला, और अभी आपको जो मिल रहा है याद रखें, ये आपका लाभ हानि बट्टा का प्रश्न, बट्टा का डिस्काउंट का प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक तय करता, मतलब जो लागत लग रहा है, क्या जो लागत लग रहा है उससे 52% ज़्यादा। कुछ नहीं करने का, देखो हमने कहा सीपी अनुपात ए रख देते अंकित मूल्य, ठीक है। हम एमआरपी को ए मानते हैं, अंकित मूल्य अपने ऊपर समझो भाई। क्या उसमें माना कि उस वस्तु को बनाने में 100 रुपये लगा, मान लीजिएगा। अब 52 रुपया अधिक अंकित कर रहे हो, मतलब 152 रुपया, सीधी बात। अब देखो इतना इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ना समझाएगा भाई, देखिएगा 14% का प्रॉफिट होता है, अर्जित करना चाहता है। ये बताओ अगर 100 की वस्तु को वो कितने बेचेगा, एसपी मतलब सेविंग प्राइस है कि नहीं? ये तो आप जानते हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेविंग प्राइस। तो 14% का लाभ हो तो 114 में बेचेगा ना भाई। देखो ना भाई, 100 की वस्तु पर 14 लाभ चाहिए, सीधी बात, परसेंट छोड़ दो, तो 114 में ही बेचेगा। अब ये बताओ तो अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया जाए तो लाभ होगा। हमने कहा अंकित मूल्य तो 152 रुपये है और बेच कितने में रहा भाई, 114 रुपया में। तो आप खुद बताओ कि ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 152 लिखा था, 114 में बेच रहा है, अब अंतर आएगा। चलिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है विद्यार्थियों, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए थोड़ा स्टॉप लेते हैं कई बार, तो थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंकित मूल्य 152 रुपया है और बेच रहा है 114 रुपये पर। आप ये बताओ तो कितना छूट दिया, 38, याद रखिएगा। देखो ना यहाँ पर हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 में जब 4 जाएगा तो 8 ही बचेगा, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कितना, 14। अब 14 में हमारे पास 11 जाएगा तो 3 ही तो बचेगा ना। अब ये बताओ 138 रुपया छूट दिया है, किस पर दिया है, अंकित मूल्य पर, मतलब 152 पर, याद रखिएगा। और परसेंट के लिए 100 रखना पड़ेगा, आंसर आने वाला, चिंता ना करें आप लोग। अब ये बताओ अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, अब आपको बताऊं मैं, 38 का पहाड़ा मेरे ख्याल से 4 बार जाएगा, 38 एकम 38 और 38 चौके होगा 152, या 19 का पहाड़ा पढ़ ले, ठीक है। तो 38 एकम 38, 38 चौके 52 होगा, इसका मतलब 1/4, बगल में 100 लगा है उसको छोड़ो, 1/4 का अगर आप परसेंटेज मान देखोगे तो 25 आएगा। और मेरे ख्याल से आप लोग कर पाओगे भाई, क्यों नहीं कर पाओगे बताओ, क्या आगे कर पाओगे? हाँ कर लीजिएगा, बस इतना आंसर था, बताओ कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था ना। हाँ, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, और जुड़िएगा, चिंता ना करें आप लोग बिल्कुल। आपको ग्रुप डी एग्जाम होगा आगामी समय में, और रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, आरआरबी के वैकेंसी जो भी है कंडक्ट करवा रहा, ईएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 पैरामेडिकल स्टाफ वाला, चाहे वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, चाहे ग्रुप डी एनडीपी, सभी में जो मैथ्स का पैटर्न हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो, सेम आ रहा है। कुछ में जैसे पैरामेडिकल की बात करें, थोड़ा सा मेडिकल से संबंधित प्रश्न आएगा, बाकी तो वही है।
तो मैथ्स वहीं आएगा, रीजनिंग वही आएगा। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण रेलवे भर्ती में काम आएगा और अदर एक वैकेंसी एसएससी, स्टेट एग्जाम, बैंक सब में काम देगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। दो संपूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण छोटे कोण से 60 अंश अधिक है, तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करो। बहुत शानदार प्रश्न, याद रखिएगा। तो कोण से प्रश्न भी आ रहा है, तो याद रखिए दो संपूरक कोणों का योग, पहली बात 180 अंश होता है, जी बात याद रखें। नहीं पता तो रख लीजिएगा। तो हमने कहा भाई ए कोण और बी कोण मान लीजिएगा, ठीक है। अब तो ए छोटा कोण मानते हैं तो अधिक है, छोटे कोण से अधिक। हमने कहा अगर जी x है तो जी x प्लस 60 होगा, ना समझे भाई, अधिक बोल दिया ना। क्यों? अगर जी x है तो इससे ज़्यादा होगा, वो भी कितना ज़्यादा, 60 ज़्यादा। कौन होगा? छोटा वाला कोण से 60 ज़्यादा होगा बड़ा कोण। अब दोनों का योग हमने बता दिया कितना होता भाई, 180 होता है, तो रख दीजिए 180, बस इतना करना था भाई। अब दोनों को जोड़ो, 2x बनेगा प्लस 60 प्लस बराबर 180। अब ये बताओ जब पक्षांतर करोगे 60 को, तो भाई 180 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 180 में 60 घटा दीजिएगा तो 120 ही बचेगा ना बाबा, ना बचेगा। यहाँ 2x रहेगा, अब यहाँ से भाग लगाओगे तो x बराबर 60 ही तो आएगा। अब ये बताओ x का मतलब क्या हमने बताया था, छोटा कोण, तो उस कोण का माप आ रहा है मेरे भाई 60 अंश। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे और मैं आपको बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट तक बने रहें और अभी तक जितने भी मैथ्स के, जितने भी रीजनिंग के, जितने भी जीके जीएस के पार्ट बन चुके हैं, एक बार जाकर देख लो मेरे भाई। अभी अपने पास समय बहुत ज़्यादा है क्योंकि 28 से एग्जाम चालू होगा, अभी गैप है, ध्यान रखें, अवकाश चल रहा है पेपर का। तो 22 तक पेपर था, तो आपको पता है 7 अगस्त से 22 अगस्त तक चला, वो भी बीच में गैप दे देकर। तो हम पिछले दिनों में एग्जाम हुआ है, उसके प्रश्न पत्रों को समझ कर विश्लेषण करके आपको पढ़ा रहे हैं, फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं लगता है आपको कि फायदा नहीं होगा तो मत पढ़ना मेरे भाई। जो बच्चा पढ़ेगा जरूर देखना, वो खुद बोलेगा कि हाँ सर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। रीजनिंग मैथ्स देख लो भाई। चलिए अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। अब कुछ प्रश्न आपको हम खुद देंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 55% खर्च करता है। अब ये बता, अगर 100% हम मानेंगे भाई कमा रहा है, अब 55 खर्च करेगा ना बाबा, तो कितना बचाएगा, 45 ही बचाएगा कि ना बचाएगा, ये बताओ। अब 100% कमा रहा है, 100 रुपया 55 खर्च कर लिया तो 45 बचाएगा, लेकिन प्रति माह कितना बचा रहा है, 6408। हम बता दें परसेंट में बचा रहा 45% और रियली में बचा रहा 6408। अब आपको बता दें उसकी मासिक आय है, उसका मासिक खर्च कितना है कह रहा। अब खर्च कितना है ये बताओ भाई। खर्च हमने बताया उसका 55% है, तो यहाँ 55 रख लो ना, परसेंट में क्या, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, क्या तकलीफ है ना, तकलीफ क्या, तकलीफ कोई तकलीफ नहीं। अब ये बता, अब हमारे पास एक बात समझ में आया। अब देखो हम पूरा नहीं बताएंगे भाई, देखो 45 बराबर आ रहा है 6408, ठीक है, और हमें चाहिए 55 के बराबर। हमने कहा 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं क्या, 5 11 55, ठीक है, और 5 9 45। अब देखो अब थोड़ा छोटा हो गया, अब पहाड़ा तो पढ़ ही सकते हो मुझे लग रहा है। अब यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग। अब आपको यहाँ पहाड़ा पढ़ना है और यहाँ पहाड़ा पढ़ना है, देखिएगा यहाँ जितने बार भी भाग जाए पढ़ा जाएगा, यहाँ जितने बार में भाग जाएगा उसका गुणा 11 के साथ कर देना, ऑप्शन अपने आएगा 7832। थोड़ा सा तो कष्ट कर लीजिएगा, इतना बता दिए हमने, बताओ है कि नहीं। उसकी खर्च पूछ रहा है भाई, मासिक खर्च, तो खर्च तो 55% ही ना, तो 55 के बराबर ही आंसर आएगा। चलिए मेरे ख्याल से आप समझ पा गए होंगे, उत्तर आप ला सकते हैं, इतना तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। चलिए अगर आपको लगता है सर इन अध्याय के प्रश्न नहीं आ रहे हैं
इस लेवल के प्रश्न नहीं आ रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और जो बच्चे देकर एग्जाम आया है और जो देख रहा है तो जरूर बताना मेरे भाई कि हाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। और जिन एग्जाम है यकीन के साथ देखो, बस किसी के बहकावे मत आओ। परीक्षणों 3 6 5 7 8 4 3 3 2 5 3 6 4 8 और 5 का बहुलक ज्ञात करो। देखो बहुलक मतलब होता है ऐसी संख्या जो ज्यादा बार क्या हुई हो, रिपीट। रिपीट कहने का मतलब है पुनरावृत्ति। तो यहाँ हमें ऑप्शन से ही तर्क लगाना है, पूरा एक तरफ नहीं देखना। हमने कहा 6 भी हो सकता है, ऑप्शन में दिया है तो 1 2 6 हमारे पास केवल 2 बार आया। हमने कहा 3, चलो 1 2 3 4, तो हमने कहा 3 4 बार आया है, मेरे ख्याल से ही आंसर होगा। ऑप्शन हम टिक मार्क रखा है लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। और देखो 5 1 2 बार आया है, 7 1 बार है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति 3 की हुई है, वो भी कितने बार, 4 बार। हमने बता दिया बहुलक मतलब ऐसी संख्या जो पुनरावृत्ति जिसकी बार बार हुई हो। तो यहाँ पर 3 एक ऐसी संख्या है जो दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों में 4 बार आया है, यही आपका आंसर होगा। हाँ आ रहे हैं अध्याय, अगर पूछोगे कौन कौन सा है बता देते हैं। संख्यापत्ति, एलसीएम एचसीएफ, औसत, अनुपात, अनुपात, साझारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी, समझ गए। फिर आपका प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, SICI। उधर फिर आपके एडवांस मैथ्स के भी आ रहे हैं, अर्थमेटिकल मैथ्स के भी आ रहे हैं, 2D 3D का प्रश्न आ रहा है, त्रिकोणमिति का आ रहा है, साइन कोट टेन थीटा का आ रहा है भाई, ज्यामिति की आ रहा है कि नहीं। और आपके समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नावधारा के प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए, तो इतने अध्याय तो आप पढ़ लीजिएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और हम आपको बता दें ये प्रश्न एग्जाम में आए वाले हैं, पिछली भर्ती में नहीं, 2025 की भर्ती की बात कर रहे हैं। और हम एनालिसिस करके ही आपको वहां से प्रश्नों को उठा के आपको दिखा रहे हैं। ये मत सोचना कि सर मन से प्रश्न पत्र बना रहे हैं दिखा रहे हैं, नहीं। जो बच्चा स्नातक का देकर आया है उसे पता होगा, जो 12th लेवल का एग्जाम बिल्कुल सेम पैटर्न का है, कोई बदलाव नहीं है। चलिए दिए गए प्रश्न को सरल करने की बात कर रहा है और आपके समक्ष प्रश्न है। तो आपको पता है बोर्ड मास रूल तो लगाना पड़ेगा मेरे भाई, और चिंता मत करना, बिल्कुल धैर्य से पढ़ो। अभी अभी 24 25 26 27 तक दिन है अपने पास। इतने दिन आप इतना पढ़ लो कस के कि मजा आनी चाहिए पेपर देने में, 28 वाले, 29 वाले और आगामी दिन वाले। चलिए तो वो कोष्टक पहले हल करेंगे भाई, बड़ा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, छोटा छोटा छोटा। तो यहाँ पर एक और जनरल रखा है। चलिए हमने यहाँ का 17 3 51 होता है, ठीक है। गुणा आपको बननी चाहिए भाई, यहाँ भाग लगा लीजिएगा तो कोष्टक ही लगा लो, कोई दिक्कत फिर था ना। तो 7 का भाग एक बार ही गुणा लगा लीजिएगा। अब इसको हल करते हैं, पहले हमने कहा आधा कर लेते हैं, इसको आधा करें, ठीक है। अब ये बताओ, अब हमारे पास एक डाटा निकल कर आया है कि 7/1 आया। तो हमने कहा कि भाई एक का गुणा 18 में करेंगे, 18 ही आएगा, 7 जाएगा तो 11 बचेगा। तो 11/1 आएगा, तो 11/1 में क्या है, 1 से 1 चला जाएगा, सिर्फ 11 बचेगा। इसका मतलब जी बताओ, यहाँ 51 बचा, यहाँ 11 बचा है, तो क्या रहा फिर 51 × 11 करेंगे तो ये बताओ, आपको पता है 11 का नियम, तो 1 को यहाँ दे दीजिएगा, 5 को यहाँ दे दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 561 आपका राइट आंसर होगा। जी 11 का रूल होता है गुणा करने का। तो मेरे ख्याल से आपको समझ पा रहे होंगे, ये आपका राइट आंसर हो रहा है 561। कोई तकलीफ बताओ, इतना इजी प्रश्न देखो, जो दिख रहा है ना वो बहुत हार्ड लग रहा है। तो कुछ बच्चे देख कर ही छोड़ देते हैं, सर हमने तो इतना बड़ा प्रश्न देखा तब बनाएंगे। अरे भाई बनाओ ना, तो क्यों ना बनेगा, बनेगा। इंसान है, इंसान ने सब कुछ बनाया है। ये प्रश्न कौन बनाया है, इंसान। तो आप भी इंसान हो, बना सकते हो अगर बनाना चाहोगे तो। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाँ हमने बोला है फॉर्मूला, भाई 2D 3D के प्रश्न अगर बनाना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ, बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको फॉर्मूला का भी नॉलेज होनी चाहिए और लगाती बननी चाहिए। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन। हमें देखो पहले गोले का आयतन ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो भाई गोले के आयतन की बात करें तो फॉर्मूला बताएं आपको, 4/3 पाई r का क्यूब होता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा जिन्हें नहीं पता,
वरना अभी दिक्कत होने वाला है कि प्रश्न ना बनेगा भाई। फिर कहोगे सर आंसर ही नहीं आ रहा है। कैसे आएगा भाई, फॉर्मूला ना पता तो कैसे आ सकता, नहीं आ सकता ना। हाँ तो याद रखें। नेक्स्ट वही बात करें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब भाई गोला कह रहा है, गोला बना लीजिएगा, कहा है डार्क करना पड़ेगा, लेकिन ये गोला बोलेंगे भाई पूरा डार्क रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें एक बात कह रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, कहने का मतलब ये है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे के रखा है। हमने कहा इसका फॉर्मूला मेरे भाई क्या बनता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। अब हमारे पास दे के रखा है क्षेत्रफल, तो हमने कहा ठीक है 25 पाई। याद रखें ये रखते बननी चाहिए, जे फॉर्मूला है और हमने कहा क्षेत्रफल दे के रखा, रख दिए। हमने कहा पाई से पाई चला जाएगा कि ना जाएगा बताओ। अब यहाँ आर की पावर 2 रहने दीजिएगा, यह 25 बैठा है। अब जैसे ही अब आर गुणा में, सॉरी 4 गुणा में पक्षांतर करो भाग में जाएगा। अब आपको देख पा आर यहाँ बैठा है, अब आर में पावर लगा है, दिख रहा है आपको। जब पावर घटाओगे तो यहाँ पक्षांतर में चला जाएगा, तो अंडर रूट बन जाएगा। जी बताओ 25 का मतलब 25 का वर्गमूल 5 आएगा और 4 का मेरे भाई 2 आएगा। इसका मतलब आर का मान आ रहा है 5/2। कितना आया, 5/2, ठीक है ना। हाँ तो इसे याद रखें 5/2 आया है। अब देखो, अब हमें यहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से आर का मान मिल चुका है। अब इस मान को हम रखेंगे गोले का आयतन से। अब प्रश्न पर भी फोकस करना है कि हमें पूछ क्या रहा है, गोले का आयतन। अब हमने बताया गोले का आयतन बनेगा 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब। अब आपको पता है पाई का मान तो हमें रखना नहीं क्योंकि ऑप्शन में दे के रखा है। तो ये बताओ यहाँ 4/3 अपनी जगह बैठेगा, पाई का मान पाई ही रहेगा। अब ये बताओ आर का मान, हमने कहा कि भाई 5/2 आया है और पावर में 3 रखना ही पड़ेगा भाई, कि ना रखोगे, रखोगे ना। हाँ बिल्कुल धैर्य से समझना भाई, धैर्य से समझना। 12 प्रश्न मिलेगा यहाँ आपको, सीख कर जाइएगा। अब हमने कहा 5 की पावर 3 125, 2 की पावर 3 8 आएगा। इसका मतलब ये बन रहा है 4/3 पाई 125/8। अब हमने कहा 4 दूना 8 हो जाएगा भाई। अब 3 दूना 6 हो गया। तो ये बताओ हमारे पास आंसर आ ही तो गया ना, नहीं आया बताओ। 4 दूना 8 हो गए, 3 दूना 6, तो हमारे पास सिर्फ जो बचा है 125.6 यहाँ पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन आपने पास मिल रहा है, यही आपका आंसर था। देखो कितना चीज है ना, वो आप सोच कर नहीं बनाओ, क्यों आप मेहनत नहीं करना चाह रहे ना भाई, कीजिए भाई। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं। हाँ अगला प्रश्न हमें इशारा कर रहा है मेरे भाई कि बना के बताओ। हाँ जी आपका अनुपात समानुपात का प्रश्न है। तो हमें बोल रहा है 0.09 और 16 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। इसका कहने का मतलब ये है, मध्यानुपात मतलब बीच का। तो आपको पता होगा फॉर्मूला बी का स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है। बी का स्क्वायर नहीं रखना तो रूट लगाना पड़ेगा भाई, क्या है तो रूट बाद में लगाएंगे। चलो पहले बिना रूट काम करते। ए मतलब होता है पहली डाटा, हमने कहा 0.09। सी मतलब सेकेंड डाटा 16 हो जाएगा। अब ये बताओ इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो देखो पॉइंट हटा दीजिए, अभी पॉइंट पे फोकस मत करो, पॉइंट नहीं मान लो, चलो हटा 1 2, दो संख्याओं के पहले पॉइंट था लगाएंगे बाद। 16 छक्का 144 होता है ना, होता है 16, समझ जाते हैं 16 नम्मा 144 होगा। अब ये बताओ, देखिए कहने का मतलब ये है कि भाई b का स्क्वायर बराबर 144 आ रहा है। अब आपको पता है गुणा तो आपने कर लिया, लेकिन दो संख्याओं का पहले पॉइंट था, लगा दो भाई पॉइंट, अब बन गया डाटा नया वाला। अब ये बताओ, अब हम फिर देखते हैं, यहाँ b रहेगा यहाँ 1.44। अब अंडर रूट जब पावर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। अब 144 मतलब होता है मेरे भाई इसका वर्गमूल 12। अब पॉइंट लगा है 2 के पहले, तो 1 के पहले लगा दो बस। तो b का माना जाएगा अपना 1.2, ये आपका राइट आंसर होगा।
और वैसे आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास पॉइंट वाला ही आंसर आता तो ऑप्शन पहला में नहीं था, तीसरा में नहीं था, तो अपने पास ऑप्शन बचे थे दूसरा और चौथा, क्योंकि पॉइंट तो आना ही था भाई। जी आपका राइट आंसर आता। तो इस प्रकार से मध्यानुपाती का प्रश्न आपको आएगा तो आप बना लीजिएगा बी का स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। पावर हटाना है तो हटाओ, नहीं तो फिर रहने दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाँ हाँ, विभाजिता का नियम का प्रश्न आएगा। अभी हम एक प्रश्न पूछा था एससीएफ का, वहाँ पर भी हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, बढ़िया जो शेष बच रहे थे उनको हटा दिए और एसएफ निकाल कर उत्तर दे दिए। आप मेरे ख्याल से हमसे सीख पा रहे होंगे, मैं बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप हमारा सहयोग करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। विद्यार्थियों बड़ी मेहनत लगती है, वक्त देना पड़ता है, तब हम आपके लिए मेहनत करते हैं और हम आपके साथ हैं और आपको मेहनत करवाएंगे, हम भी करेंगे, आपको बढ़ाएंगे और हम भी बढ़ेंगे। बस आपका सहयोग बना रहे। बिल्कुल अच्छे से पढ़ो आप लोग, आप भी पढ़ें, आपके सहपाठी को पढ़ाएं। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 64 से विभाज्य। देखो अब इस बात को हम बता रहे हैं 64 से, मतलब ऐसा ऑप्शन चाहिए जो भाग चला जाए। अब मुझे 64 का भाग बननी चाहिए पहाड़ा। क्या बननी चाहिए? पहाड़ा। मुझे पहाड़ा आता नहीं है, तो मैंने कहा भाई क्या करें। चलो हमने कहा 16 चौके 64 होता है। क्या होता है? 16 चौके 64 होता है। अब देखो, अब आपको बता रहा हूँ 16 चौके 64 होता है। और आपको बता दूं 4 जो दिख रहा है 4 कहता है भाई, 4 कहता है मुझे ऐसी संख्या चाहिए इकाई और दहाई में जिसे मैं काट सकूं, तो मैं पूरी संख्या को काट सकता हूं। मुझे बताओ इकाई दहाई में क्या 4 का भाग जाएगा? यहाँ पर, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में नहीं जाएगा इकाई दहाई में। ऑप्शन 4 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब 64 का भाग यहाँ पूरा पूरा चला जाएगा। समझे? क्योंकि यहाँ अगर आप पूरा पूरा तोड़ दो आप, क्योंकि दो दो ही बन रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, दो दो बन रहा है। हाँ, तो पूरा टूट के भी लास्ट जो गुणा जाएगा वो 2 ही आएगा। और 2 का नियम भी कहता है मेरे भाई, इकाई में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, इनमें से कोई भी हो जाए तो मैं पूरा पूरा भाग दे सकता हूँ। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ऑप्शन अपना चौथा राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। आप देख पा रहे होंगे बहुत शानदार प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। बिल्कुल प्रश्नों को समझकर विद्यार्थियों से बातें करके हम प्रश्नों को निकाल के आपको दिखा रहे हैं भाई। बड़ी मेहनत लगती है, याद रखने विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत से निकालता हूँ प्रश्नों को, उसके बाद समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ सको और पेपर बेहतर बना सको। ग्रुप डी आने वाला वैकेंसी है, एग्जाम होगा, उसकी भी तैयारी हम करवाएंगे। ऑफलाइन क्लास भी हमारा लगता है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, एक बाइक 92 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित यात्रा 6 घंटे पूरा करती है। उसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल कितनी बढ़ानी होगी? तो हमें बाइक की चाल कितनी बढ़ानी होगी कह रहा है, तो उससे पहले हमें बाइक की चाल निकाल लेते हैं कि 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय करती है और उसी दूरी को वो 3 घंटे में तय कर लेती है। तो उसकी चाल ज्ञात करो, ये भी पूछ सकता है, उसकी चाल ज्ञात करो। आप बताएं दूरी, देखो दूरी सेम है तो डी बराबर डी, तो डी का मतलब होता है डिस्टेंस, तो बनेगा एस इंटू टी बराबर एस इंटू टी। अब ये बताओ यहाँ बैठेगा 92 पहली चाल और समय लग रहा है 6 और दूरी वही है, इसकी चाल हमें नहीं पता, समय लग रहा है 3, तो ये चाल निकल कर आएगा। याद रखिएगा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमने कहा 3 दूना 6, अब ये बनेगा 2 दूना 4 और 2 नम 18, मतलब 184। तो ये बताओ एस का मान कितना आया? 184। तो ये बताओ उसकी चाल पहले 92 किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी चाल 184 किलोमीटर हो जाएगी पर आवर। तो आपने कितना बढ़ाया ये बताओ। अब आप खुद देखना, ऑप्शन से आपका आंसर आने की संभावना ज़्यादा है। अब इतना हो गया है, इतना था, तो ये बताओ 4 में मैं दोनों देखो, इतना था पहले, इतना बढ़ा गया, तो कितना बढ़ानी पड़ेगी? तो भाई घटा दो ना भाई, जब 4 में 2 जाएगा 2 ही बचेगा ना लास्ट में, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, यही आपका 2 होगा। और आप खुद देखो भाई 4 में 2 जाएगा 2 ही बचेगा, 18 में 9 जाएगा 9 ही बचेगा,
यही आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं? हाँ, ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए? हाँ, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। उसकी नई चाल नहीं पूछ रहा है, कितनी बढ़ानी होगी। अगर नई चाल पूछता तो 184 आ जाता, समझ गए? पूछ सकता, याद रखिएगा, पूछ रहा है ऐसे प्रश्न भाई। कितना बढ़ा दिएगा? 92, ये आपका राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न आपके समक्ष है, और हम यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करेंगे। और बार बार विनम्र आग्रह करता हूँ कि जितने भी क्लास लग चुकी है, अगर आप पेपर में बेहतर बनाना चाहते हो मैथ्स को, तो आप पढ़ लीजिएगा। और रीजनिंग चाहे मैथ्स हो, बड़ी शानदार बता रहा हूँ। और इससे रीजनिंग की बात करूँ, जो एग्जाम पैटर्न है रीजनिंग का, हम पूरा पैटर्न समझा रहे हैं, इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। जो मैं लिख कर 100% कह सकता हूँ। अगर आएगा तो ज़रूर बोलना आप लोग। एक दो प्रश्न हो सकता है, लेकिन आपको पता है 30 प्रश्न आएगा रीजनिंग का, और 30 के 30 प्रश्न आप बना पाओगे अगर आप हमारी क्लास देख पाते हैं तो। वरना फिर आप खुद कहिएगा सर हमने गलती कर दिया। चलिए, दिए गए समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों को किस धनात्मक संख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको तिरे गुणा करना है। यहाँ एक कुछ एक्स मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये बताओ 48 इंटू 243, और इन्हें गुणा करोगे तो x की पावर 2 मान लीजिएगा। अब ये बताओ, हम आपको बता देते हैं। अब देखो, हम आपको ये बता रहे हैं, सोचिएगा, अगर आपको वर्गमूल कॉन्सेप्ट पता है, वर्गमूल निकालना जानते हो। अब यहाँ हमने कहा x छोड़ देते हैं, x की पावर है, जब हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब इन्हें गुणा करोगे, 8 तेरी 24, आगे कुछ भी आएगा वो आने दो, ठीक है। अब ये बताओ, हम आपको बता देते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो और इकाई में 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या के जो भी संख्या का वर्गमूल निकलेगा, तो यहाँ गुणा होने पर यहाँ डाटा आएगा। हमने कहा सिर्फ 8 तेरी 24, मतलब सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट से, बाकी आप लोग कर लीजिएगा भाई। चलिए, अब रही बात, गुणा कर दिया आपने, हमने सिर्फ इकाई डेट लिया है। अब यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब ऐसी संख्या होगी जिसके पीछे या तो 2 होनी चाहिए या तो 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है बताओ। सॉरी, 2 और 8 की बात करें, 2 का वर्ग करोगे तो पीछे 4 आएगा, और 8 का वर्ग करोगे तो अभी 4 आएगा। अब जी बताओ, हमें ऐसी संख्या ऑप्शन में चाहिए जिसकी इकाई में 2 या तो 8 हो। तो हमारे पास 2 तो है नहीं है, 8 है, इसका मतलब 108 आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं विद्यार्थियों? हाँ, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप गुणा करके भी समझ सकते हो, ठीक है। इसका आंसर देखो हम बता दे रहे हैं, गुणा करके आएगा, गुणा करके आएगा 116 64, ठीक है, इतना आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो फिर वहीं वर्गमूल दिमाग लगाओगे, 108 लेकर आओगे, तो ऑप्शन से समझो ना यार। बताओ कितने जीत है ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा समझने का, इसका मतलब कि आप बेसिक नहीं समझते हो। गुणा कर लीजिएगा, 11,664 ही आएगा, और उसका वर्गमूल निकालो 108 आएगा। तो इस प्रकार से आप तकलीफ दिक्कत हो रही, इस तरह वर्गमूल आपने कैसे निकाल दिया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, सब हम आपको पढ़ा सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, समझे। हमारा काम ही भाई पढ़ाना है, बच्चों को लेके चलना है। अब हमारा मकसद है शिक्षा में क्रांति लाना। बस आप हमारा सहयोग करते रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम क्रांति ला के दिखाएंगे, बिल्कुल बेहतर सिखाएंगे बच्चों को, ऐसे कॉन्सेप्ट देकर ये सीख जाए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। आपने देखा, जिनका एग्ज़ाम 28, 29 को और आगामी दिन में 1, 2, 3 तारीख को है, तो देख लीजिएगा, वरना पछताना हो सकता है। और देखना मेरे प्यारे भाई, बहुत बेनिफिट होगा। तीनों क्लास देख लीजिएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का। जीके तो फिलहाल अब नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो हम लोग अब अपलोड वीडियो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नए बच्चे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना, विश्वास के साथ पढ़ना, और अपने सहपाठियों को बताएं कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बेहतर तैयारी आपकी हो सकती है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नया प्रश्न रहेगा, नया कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेहतर करने का प्रयास हमारा मकसद है। बस आप हमारा सहयोग कीजिएगा।